कश्मीर में जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ। ये एक दिन में नहीं फटा। ये धीरे धीरे बना, सालों में। 1980 के आसपास कश्मीर में हालात ऊपर से शांत दिखते थे, लेकिन अंदर गुस्सा जमा हो रहा था। बहुत से युवाओं को लगने लगा था कि उनके साथ धोखा हुआ है। नौकरियां नहीं थी, राजनीति पर भरोसा टूट रहा था, और बाहर से आए लोग इस गुस्से को अपनी तरफ मोड़ रहे थे। 1987 के चुनाव के बाद ये गुस्सा खुलकर सामने आया। बहुत से लोगों को लगा कि चुनाव में धांधली हुई है। उसी समय पाकिस्तान की तरफ से दखल बढ़ा, हथियार आने लगे, ट्रेनिंग होने लगी। कुछ लोग बंदूक लेकर सामने आए और खुद को आजादी की लड़ाई का चेहरा बताने लगे। यही से आतंकवाद की शुरुआत हुई। शुरुआत में निशाना पुलिस और सरकारी लोग थे, लेकिन फिर तरीका बदला गया। आतंकवादी समझ चुके थे कि अगर घाटी को पूरी तरह अपने कब्जे में लेना है तो डर फैलाना पड़ेगा, और डर सबसे पहले कमजोर अल्पसंख्यक में फैलाया जाता है। कश्मीर में वो अल्पसंख्यक थे, कश्मीरी पंडित। 1989 के अंत में पहली बड़ी हत्या हुई। तिका लाल टपलू, जो जाने माने पंडित नेता थे, उन्हें उनके घर के सामने गोली मार दी गई। इसके बाद एक पंडितों को मारा गया, किसी को दफ्तर जाते समय, किसी को घर में घुसकर। ये हत्याएं कोई हादसा नहीं थी, ये साफ संदेश था, अब यहां तुम्हारे लिए जगह नहीं है। फिर आया जनवरी 1990। यही वो समय है जहां सब टूट गया। रात के अंधेरे में मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से नारे लगने लगे। खुलेआम कहा गया, पंडित कश्मीर छोड़ दें। कहा गया कि या तो धर्म बदलो या मरो। ये बातें रिकॉर्ड में हैं, अखबारों में हैं, लोगों की गवाही में है। यहां एक कड़वी सच्चाई है, उस समय बहुत से आम मुस्लिम लोग चुप रहे। सब आतंकवादी नहीं थे, लेकिन डर इतना था कि ज्यादातर लोग सामने नहीं आए। कुछ ने मदद की, लेकिन बहुत कम। ज्यादातर ने दरवाजे बंद कर लिए। पंडितों को लगा अब कोई बचाने वाला नहीं है। उसके बाद जो हुआ वो पलायन नहीं था, वो भागना था। लोग रातों रात घर छोड़कर निकले। किसी ने ताला लगाया, किसी ने नहीं। किसी ने सोचा 2 दिन में लौट आएंगे, किसी ने सोचा बच्चों को बचा लें। बस, ट्रक, बस, पैदल जैसे बन पड़ा, लोग निकल गए। और जो पीछे छूट गया वो सिर्फ घर नहीं थे, मंदिर, स्कूल, यादें, कब्रें, सब पीछे छूट गया। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। असली दर्द तो इसके बाद शुरू होता है। जब कश्मीर में हालात बिगड़ रहे थे, तब सबसे बड़ा सवाल यह था कि सरकार क्या कर रही थी। सच ये है कि उस समय सरकार हालात को संभालने में पूरी तरह नाकाम रही। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को पता था कि घाटी में आतंकवाद बढ़ रहा है, पंडितों को धमकियां मिल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, खुफिया रिपोर्टें थी, जमीनी सूचनाएं थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उस वक्त जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था लगभग टूट चुकी थी। पुलिस डरी हुई थी, प्रशासन पंगु था। कई इलाकों में पुलिस थानों को खाली कर दिया गया था। रात के समय कर्फ्यू लगता था, लेकिन आतंकवादी खुलेआम घूमते थे। पंडित परिवारों ने बार बार शिकायत की, सुरक्षा मांगी, लेकिन उन्हें या तो टाल दिया गया या कहा गया कि हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। वो हालात कभी ठीक नहीं हुए। जनवरी 1990 में जब हालात सबसे ज्यादा बिगड़े, तब राज्यपाल शासन लगाया गया। ये माना गया कि अब केंद्र सीधे हालात संभालेगा। लेकिन जमीनी सच्चाई ये थी कि सुरक्षा पंडित बस्तियों तक नहीं पहुंची। न कोई सामूहिक सुरक्षा योजना बनी, न किसी को संगठित तरीके से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। लोग खुद ही डर के मारे निकलने लगे। सरकार की सबसे बड़ी नाकामी यह थी कि उसने इस पलायन को रोकने की कोशिश ही नहीं की। न तो आतंकवादियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई हुई, न ही पंडितों को यह भरोसा दिया गया कि वे सुरक्षित हैं। उल्टा कई जगह प्रशासन ने ही लोगों से कह दिया कि अभी कुछ दिन के लिए बाहर चले जाओ। यही कुछ दिन आज 30 साल से ज्यादा हो गए।
जब पंडित जम्मू पहुंचे तब भी सरकार तैयार नहीं थी। न रहने की व्यवस्था, न खाने की, न इलाज की। गर्मियों में टिन की छत वाले कैंप, तेज गर्मी, बीमारियां, बच्चों और बुजुर्गों की मौतें, ये सब सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। ये किसी युद्ध का असर नहीं था, ये लापरवाही का नतीजा था। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि सरकार ने लंबे समय तक इस पलायन को एक अस्थायी समस्या मानकर चलाया। न स्थायी पुनर्वास नीति बनी, न सुरक्षित वापसी का रास्ता। हर सरकार आई, हर सरकार ने वादे किए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। जो लोग कश्मीर से निकले थे वो वही के वही अटके रह गए। न घर, न पहचान, न इंसाफ। सरकार अगर चाहती तो 1990 में ही पंडित इलाकों को सुरक्षित किया जा सकता था। आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती थी। लोगों को भरोसा दिया जा सकता था कि ये देश उनका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी चुप्पी, इसी देरी और इसी डर ने एक पूरे समुदाय को जड़ से उखाड़ दिया। जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकले तो उन्हें लगा था कि ये बस कुछ दिनों की बात है। किसी ने सोचा नहीं था कि ये सफर सालों का बन जाएगा। जम्मू पहुंचते पहुंचते लोगों के पास न घर था, न काम, न कोई योजना। सरकार के पास भी कोई तैयारी नहीं थी। न रहने की जगह तय थी, न खाने का इंतजाम। लोग बस भीड़ में उतार दिए गए। जम्मू में जो कैंप बनाए गए वो असल में रहने लायक नहीं थे। टीन की छतें, पतली दीवारें और जमीन पर बिछी चादरें। गर्मियों में टीन तप जाती थी, अंदर सांस लेना मुश्किल हो जाता था। तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता था। छोटे बच्चे बेहोश हो जाते थे, बूढ़े लोग बीमार पड़ जाते थे। कई लोगों की मौत सिर्फ गर्मी और इलाज न मिलने से हुई। पानी की हालत बहुत खराब थी। एक नल पर दर्जनों परिवार निर्भर थे। गंदगी फैलती गई, बीमारियां बढ़ती गई। दस्त, बुखार, त्वचा रोग आम हो गए। अस्पताल दूर थे, दवाइयां कम थी। कई बार लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, तब जाकर थोड़ा सा राशन मिलता था। वो भी हर बार पूरा नहीं। सबसे बड़ा झटका बच्चों को लगा। जो बच्चे कश्मीर में अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे वो अचानक कैंपों में आ गए। पढ़ाई छूट गई, किताबें छूट गई। कई बच्चे डर और सदमे में चुप हो गए। कुछ ने बोलना तक बंद कर दिया। उनके मन में एक ही सवाल था, हमने क्या गलत किया? जो पुरुष कभी अफसर, शिक्षक या व्यापारी थे वो कैंपों में बेरोजगार बैठे थे। आत्मसम्मान टूट चुका था। कई लोग डिप्रेशन में चले गए। शराब और बीमारी बढ़ी। औरतों पर दोहरी मार पड़ी। घर भी संभालना, बच्चों को भी और टूटे हुए परिवार को भी। सरकार ने कुछ राहत जरूर दी, लेकिन वो बहुत कम थी। थोड़े पैसे, थोड़ा अनाज, इससे जिंदगी नहीं चलती। सबसे बड़ी कमी थी सम्मान की। लोग शरणार्थी जैसे जीने को मजबूर थे। अपने ही देश में पहचान सिर्फ एक कार्ड बनकर रह गई। साल बीतते गए, कैंप अस्थाई से स्थायी बनते चले गए। बच्चे बड़े हो गए, लेकिन उनका बचपन वही खत्म हो गया। बहुत से बुजुर्ग वहीं मर गए, कश्मीर वापस देखे बिना। जिन घरों से लोग निकले थे वो या तो टूट गए या कब्जे में चले गए। लौटने का सपना धीरे धीरे धुंधला पड़ता गया। ये सिर्फ रहने की तकलीफ नहीं थी, ये एक पूरी पीढ़ी का टूटना था, जड़ से उखड़ जाना था। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि किसी ने ठीक से नहीं पूछा, तुम्हारे साथ ये क्यों हुआ? कश्मीर से निकलने के बाद सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो शरीर का नहीं था, मन का था। ये ऐसा दर्द था जो दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। बहुत से कश्मीरी पंडित उस सदमे से कभी बाहर ही नहीं आ पाए। उन्हें सिर्फ घर नहीं छोड़ना पड़ा था, उन्हें अपनी पहचान, अपनी जड़ें और अपना भरोसा छोड़ना पड़ा था। कैंपों में रहने वाले बुजुर्ग सबसे ज्यादा टूटे। जिन लोगों ने पूरी जिंदगी कश्मीर में गुजारी थी, जिनकी हर याद, हर आदत, हर रास्ता वहीं से जुड़ा था, वो अचानक एक अजनबी जगह पर आ गए।
बहुत से बुजुर्ग चुप हो गए, घंटों खाली जमीन को देखते रहते थे। बात करने का मन नहीं करता था। कई लोग बस इतना कहते थे, अब लौटने का क्या फायदा, और फिर धीरे धीरे बीमार पड़ गए। कई बुजुर्गों की मौत किसी बीमारी से नहीं, टूटे मन से हुई। औरतों का दर्द ज्यादा गहरा था, क्योंकि वो बोला ही नहीं गया। घर छूट गया, रिश्ते टूट गए, और ऊपर से बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी। बहुत सी औरतों ने अपने डर को अंदर दबा लिया। उन्होंने कभी खुलकर नहीं कहा कि वो रातें उन्हें आज भी डराती है, कि आज भी अचानक शोर सुनकर नींद टूट जाती है। उनके लिए जिंदगी बस निभाने का नाम बन गई। बच्चों पर इसका असर सबसे खतरनाक था। जिन बच्चों ने बहुत छोटी उम्र में डर, भागदौड़ और बेबसी देखी, वो अंदर से जल्दी बड़े हो गए। बहुत से बच्चे गुस्सैल हो गए, बहुत से चुप। स्कूल में ध्यान नहीं लगता था। कुछ बच्चों को आज भी भीड़, शोर या अंधेरे से डर लगता है। ये सब सालों बाद भी खत्म नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दर्द के बारे में किसी ने बात नहीं की। न सरकार ने, न समाज ने। कोई काउंसलिंग नहीं, कोई मानसिक मदद नहीं। सबने मान लिया कि वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ जख्म वक्त के साथ नहीं भरते, वो बस दब जाते हैं। बहुत से लोग आज भी अपने बच्चों से पूरी बात नहीं कहते। वो नहीं बताते कि कश्मीर छोड़ते वक्त क्या देखा, क्या सुना, क्या खोया, क्योंकि उस दर्द को शब्दों में डालना आसान नहीं है। इसलिए ये दर्द चुप रहा। बाहर से लोग आगे बढ़ते दिखे, नौकरी की, शादी की, बच्चे हुए, लेकिन अंदर कुछ टूटकर वही रह गया। आज भी कई कश्मीरी पंडित कहते हैं कि उन्हें गुस्सा नहीं, शिकायत नहीं, बस एक सवाल है, अगर ये सब हमारे साथ हुआ तो किसी ने हमें समझने की कोशिश क्यों नहीं की? ये कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल अभी बाकी है। कश्मीर में 1989 से 1990 के समय जो सोच फैलाई गई, वो आम कश्मीरी मुसलमानों की रोजमर्रा की इस्लामिक आस्था नहीं थी। वो एक कट्टर इस्लामी राजनीतिक सोच थी, जिसे बंदूक और डर के साथ जोड़ा गया। इस सोच का मकसद धर्म निभाना नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर सत्ता और जमीन हासिल करना था। इस सोच के पीछे सबसे बड़ा असर पाकिस्तान से आया। अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध खत्म हो चुका था। वहां लड़ चुके कई कट्टरपंथी लड़ाके अब कश्मीर की तरफ मोड़े गए। इन्हें यह सिखाया गया कि कश्मीर एक इस्लामी राज्य होना चाहिए, और जो लोग उस सोच में फिट नहीं बैठते, उनके लिए यहां जगह नहीं है। ये बात सिर्फ भारत नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में भी दर्ज है। यहीं से इस्लाम को राजनीति और हिंसा से जोड़ दिया गया। जेकेएलएफ और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों ने खुलेआम कहा कि उनका मकसद अलगाव है, लेकिन धीरे धीरे इनके भीतर धार्मिक कट्टरता घुसती चली गई। जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा, जिनका मतलब आम लोगों के लिए बदल दिया गया। डर फैलाना, हत्या करना, धमकी देना, इन सबको धार्मिक जामा पहनाया गया। इस सोच का सबसे खतरनाक पहलू यह था कि उसने समाज को बांटना शुरू कर दिया। पहले कहा गया कि पंडित दिल्ली के एजेंट हैं, फिर कहा गया कि वो इस्लाम के दुश्मन हैं, और आखिर में ये संदेश फैलाया गया कि उनके साथ रहना भी गलत है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। ये सोच मस्जिदों, पोस्टरों, पर्चों और अफवाहों के जरिए धीरे धीरे डाली गई। जनवरी 1990 में जो नारे लगे, वो इसी सोच का नतीजा थे। इन नारों में धर्म बदलने, घाटी छोड़ने या मरने की बात कही गई। ये किसी एक व्यक्ति की आवाज नहीं थी। ये एक डर का माहौल था, जिसे जानबूझकर बनाया गया। इसका मकसद सीधा था, पंडितों को इतना डरा दो कि वो खुद ही चले जाए, बिना किसी बड़े संघर्ष के। यहां एक जरूरी सच है, हर मुसलमान इस सोच का हिस्सा नहीं था। बहुत से लोग चुप थे क्योंकि डरते थे। कुछ ने मदद भी की, लेकिन यह भी सच है कि उस समय कट्टर सोच रखने वालों की आवाज सबसे तेज थी, और आम लोग या तो दब गए या किनारे हो गए। जब समाज चुप हो जाता है तो कट्टर सोच जीत जाती है। इस कट्टर इस्लामी सोच ने कश्मीर को भी नुकसान पहुंचाया।
पढ़ाई बंद हुई, कारोबार खत्म हुए, हिंसा रोजमर्रा बन गई। जो लोग आजादी के नाम पर उठे थे, उन्होंने सबसे पहले कश्मीर की शांति मार दी। पंडितों को निकालकर समस्या खत्म नहीं हुई, बल्कि कश्मीर एक लंबे अंधेरे में चला गया। ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई धर्म की नहीं थी। ये धर्म का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करने की लड़ाई थी। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का हुआ, चाहे वो पंडित हो या मुसलमान। आज ये कहना गलत होगा कि वो कट्टर इस्लामी सोच पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन ये भी सच है कि वो 1990 जैसी ताकतवर और खुली हुई नहीं रही। 1990 के समय हालात अलग थे। तब बंदूक उठाने वालों को खुला समर्थन मिल रहा था, डर का माहौल था और सरकार की पकड़ बहुत कमजोर थी। उस समय कट्टर सोच खुलकर सड़कों पर दिखती थी। नारे लगते थे, पोस्टर लगते थे और धमकियां खुलेआम दी जाती थी। आज ऐसा नहीं है। समय के साथ बहुत कुछ बदला है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, सेना और पुलिस की मौजूदगी बढ़ी है, खुले तौर पर हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई होती है। इसलिए आज वो सोच खुले रूप में सामने नहीं आती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सोच पूरी तरह मर गई है। आज वो सोच ज्यादातर छिपे हुए रूप में मौजूद है, कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ कट्टर विचारों में, कुछ ऑनलाइन प्रचार में। अब बंदूक से ज्यादा इस्तेमाल होता है, अफवाह, झूठी कहानियां और नफरत फैलाने वाली बातें। तरीका बदला है, मकसद वही है, डर और अलगाव। एक और सच्चाई यह है कि आज का कश्मीरी युवा 1990 वाला नहीं है। बहुत से लोग हिंसा से थक चुके हैं। उन्होंने देखा है कि बंदूक से न रोजगार मिला, न शांति, न भविष्य। इसलिए बड़ी संख्या में लोग अब उस कट्टर सोच को सवालों के घेरे में रखते हैं। ये बदलाव महत्वपूर्ण है, लेकिन डर अभी पूरी तरह गया नहीं है। जो लोग उस समय चुप थे, उनमें से कई आज भी खुलकर बोलने से डरते हैं। कट्टर सोच रखने वाले लोग कम हैं, लेकिन वो अब भी असर डाल सकते हैं, खासकर जब माहौल खराब किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी आज भी आसान नहीं है। अगर वो सोच पूरी तरह खत्म हो चुकी होती, तो सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी अब तक हो चुकी होती। यही बताता है कि समस्या पूरी तरह सुलझी नहीं है। तो सच ये है, ये सोच न पूरी तरह जिंदा है, न पूरी तरह मरी हुई। ये दबाई गई है, कमजोर हुई है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं हुई। और जब तक डर, नफरत और चुप्पी रहेगी, तब तक ये सोच किसी न किसी रूप में जिंदा रहेगी। सच बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि झूठ कभी किसी घाव को नहीं भरता। झूठ बस ऊपर से पट्टी बांध देता है, लेकिन अंदर सड़न चलती रहती है। कश्मीर के साथ यही हुआ। सालों तक या तो चुप्पी रखी गई या आधा सच बोला गया। किसी ने डर के मारे कुछ नहीं कहा, किसी ने सुविधा के हिसाब से कहा। नतीजा ये हुआ कि पीड़ित को कभी पूरा इंसाफ नहीं मिला और गलत करने वाले को कभी पूरा सवाल नहीं झेलना पड़ा। जब सच नहीं बोला जाता, तो इतिहास गड़बड़ा जाता है। फिर अगली पीढ़ी को पता ही नहीं चलता कि असल में हुआ क्या था। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उसे कभी हालात की मजबूरी कहा गया, कभी अपने आप हुआ पलायन। लेकिन सच ये है कि डर पैदा किया गया, हत्याएं हुई, धमकियां दी गई और सरकार नाकाम रही। अगर ये साफ साफ नहीं कहा जाएगा, तो कल फिर किसी और के साथ वही हो सकता है। सच बोलना इसलिए भी जरूरी है ताकि दोष सही जगह जाए। पूरे समाज को दोष देना गलत है, लेकिन कट्टर सोच और आतंक को नाम लेकर न बताना भी उतना ही गलत है। जब नाम नहीं लिया जाता, तो जिम्मेदारी धुंधली हो जाती है, और जब जिम्मेदारी धुंधली होती है, तो सुधार कभी नहीं होता। सच बोलना पीड़ित के लिए भी जरूरी है। जब कोई समाज या सरकार ये मान ले कि हाँ, तुम्हारे साथ गलत हुआ, तभी दर्द थोड़ा हल्का होता है। वरना पीड़ित बस ये सोचता रहता है कि शायद उसकी तकलीफ मायने ही नहीं रखती। कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा दर्द यही रहा, उनका नुकसान माना ही नहीं गया। और सच बोलना उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो कश्मीर में आज भी रहते हैं, क्योंकि झूठी कहानियों पर बनी शांति टिकती नहीं है। टिकती है वो शांति जो सच्चाई पर खड़ी हो।
जब तक अतीत को ईमानदारी से नहीं देखा जाएगा, तब तक भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। इस कहानी का मकसद न नफरत फैलाना है, न किसी को नीचा दिखाना। मकसद सिर्फ इतना है कि जो हुआ उसे जैसा हुआ वैसा माना जाए, क्योंकि बिना सच के न इंसाफ होता है, न सुलह, न आगे बढ़ने का रास्ता। 30 साल बीत जाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों की वापसी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि समस्या सिर्फ समय की नहीं थी, हालात की थी। जब लोग कश्मीर से निकले थे तब उन्होंने घर छोड़ा था, लेकिन सिस्टम ने उनकी वापसी का रास्ता ही बंद कर दिया। साल बीतते गए, सरकारें बदली, लेकिन जमीन पर कुछ ठोस नहीं बदला। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह सुरक्षा का भरोसा है। कश्मीरी पंडित आज भी ये नहीं मानते कि घाटी उनके लिए पूरी तरह सुरक्षित है। बीच बीच में टारगेट किलिंग, धमकियां और डर की खबरें आती रही। जब भी वापसी की बात हुई, कोई न कोई घटना फिर डर पैदा कर देती थी। बिना भरोसे के कोई अपने बच्चों को लेकर वापस नहीं जाएगा। दूसरी बड़ी वजह है टूटा हुआ सामाजिक माहौल। जिन मोहल्लों में पंडित रहते थे, वहां अब या तो दूसरे लोग बस चुके हैं या घर जर्जर हो चुके हैं। पुराने रिश्ते, पड़ोस, भरोसा सब टूट चुका है। वापसी का मतलब सिर्फ घर लौटना नहीं, बल्कि उसी समाज में फिर से जीना है जहां कभी डर के साए में निकलना पड़ा था। ये आसान नहीं होता। तीसरी वजह है सरकारी योजनाओं की अधूरी सोच। सरकारों ने वापसी के लिए पैकेज तो बनाए, लेकिन ज्यादातर कागजों तक सीमित रहे। कहीं घर बने लेकिन रोजगार नहीं था, कहीं नौकरी मिली लेकिन सुरक्षा नहीं थी। एक पूरी, लंबी और ईमानदार योजना कभी बनी ही नहीं, जिसमें घर, काम, शिक्षा और सुरक्षा सब एक साथ हो। चौथी वजह है नई पीढ़ी। जो बच्चे 1990 के बाद पैदा हुए, उन्होंने कश्मीर देखा ही नहीं। उनकी पढ़ाई, नौकरी, जिंदगी जम्मू, दिल्ली या देश के दूसरे हिस्सों में बस चुकी है। उनके लिए कश्मीर एक याद नहीं, एक कहानी है। ऐसे में पूरी पीढ़ी को वापस ले जाना आसान नहीं होता। पांचवी और सबसे कड़वी वजह है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। कश्मीरी पंडितों की वापसी हमेशा चुनावी भाषणों में रही, लेकिन कभी प्राथमिकता नहीं बनी। जब मुद्दा गर्म होता है तब बात होती है, जब माहौल शांत होता है तब भूल जाया जाता है। इस बीच पीड़ित वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। और एक सच ये भी है कि अगर 1990 के तुरंत बाद सख्ती से हालात संभाले जाते, अगर भरोसा दिया जाता, अगर दोषियों को सजा मिलती, तो शायद वापसी संभव होती। लेकिन जब इंसाफ देर से आता है तो वो अधूरा रह जाता है। इसलिए 30 साल बाद भी वापसी नहीं हो पाई, क्योंकि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर भरोसे से बनता है। और भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में पीढ़ियां लग जाती है। आम कश्मीरी मुसलमान सबसे पहले डर के बीच फंस गए। एक तरफ बंदूक उठाए आतंकवादी थे, जो खुद को मजहब और आजादी का ठेकेदार बता रहे थे। दूसरी तरफ सुरक्षा बल थे, जो आतंक को रोकने आए थे। बीच में आम आदमी था, किसान, दुकानदार, मजदूर, छात्र, जिसके पास न बंदूक थी न सत्ता। अगर वो आतंकियों के खिलाफ बोलता तो जान का खतरा, और अगर चुप रहता तो शक की निगाह। बहुत से लोग आवाज उठाना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए। आतंकवादी खुलेआम धमकियां देते थे। जो साथ नहीं, वो दुश्मन, यही माहौल था। ऐसे में ज्यादातर लोग अपने घरों तक सिमट गए। चुप्पी एक मजबूरी बन गई। ये चुप्पी बाद में सब पर भारी पड़ी। दूसरी तरफ आतंकवाद ने आम मुसलमानों की रोजी रोटी भी तोड़ दी। स्कूल बंद हुए, कारोबार चौपट हुए, पर्यटन खत्म हो गया। जो घाटी कभी रोजगार देती थी, वो डर का इलाका बन गई। युवा या तो बेरोजगार रह गए या फिर गलत रास्तों की तरफ धकेले गए। बंदूक ने भविष्य नहीं दिया, बस और अंधेरा दिया। तीसरी बात, पहचान का बोझ। आतंकवाद के कारण बाहर की दुनिया में हर कश्मीरी मुसलमान शक की नजर से देखा जाने लगा। नौकरी, पढ़ाई, सफर, हर जगह सवाल। जो गलत कर रहे थे
उनकी सजा पूरे समाज को मिली। इससे भीतर गुस्सा भी बढ़ा और अकेलापन भी। एक कड़वा सच ये भी है कि जब कश्मीरी पंडित निकाले गए तब बहुत से आम मुसलमान कुछ नहीं कर पाए। सब आतंकवादी नहीं थे, लेकिन माहौल इतना जहरीला था कि मदद करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। कुछ ने मदद की, छुपाया, रास्ता दिखाया, लेकिन ज्यादातर लोग डर के मारे दरवाजे बंद करके बैठे रहे। यही चुप्पी बाद में शर्म और पछतावे में बदल गई। समय के साथ आतंकवाद ने कश्मीर को भी धोखा दिया। जिन वादों के नाम पर बंदूक उठी वो कभी पूरे नहीं हुए। न आजादी आई, न खुशहाली, बस कब्रें बढ़ी, परिवार टूटे और भरोसा खत्म हुआ। आम मुसलमान समझ गया कि वो एक ऐसे खेल में फंसा था जहां जीत किसी की नहीं थी। आज भी आम कश्मीरी मुसलमान दो सवालों के बीच जी रहा है। एक तरफ डर कि कहीं फिर वही अंधेरा न लौट आए, दूसरी तरफ इच्छा की शांति आए, काम मिले, बच्चे सुरक्षित रहें। सच ये है कि कश्मीर की सबसे बड़ी हार यही रही कि आम लोग, चाहे पंडित हो या मुसलमान, दोनों पिस गए। फर्क बस इतना था कि पंडितों को घर छोड़ना पड़ा और मुसलमानों को डर के साथ वही रहना पड़ा। आतंकवाद से कश्मीर ने सबसे पहले अपनी शांति खोई। वो कश्मीर जहां शाम को लोग बेफिक्र होकर बाहर बैठते थे, जहां बच्चे देर तक खेलते थे, वहां अचानक डर बस गया। हर आवाज शक बन गई, हर अजनबी खतरा लगने लगा। लोग अपने ही मोहल्ले में सहम गए। ये डर सालों तक लोगों के दिमाग में बैठ गया। कश्मीर ने अपनी पढ़ाई खोई। स्कूल महीनों बंद रहे, कॉलेज खाली रहे। एक पूरी पीढ़ी की पढ़ाई बीच में टूट गई। बहुत से बच्चे समय पर पढ़ नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ बच्चे बंदूक की तरफ मुड़ गए, कुछ बेरोजगारी में फंस गए। शिक्षा जो रास्ता दिखाती है, वो रास्ता ही गायब हो गया। कश्मीर ने अपनी रोजी रोटी खोई। पर्यटन खत्म हो गया, होटल बंद हो गए, शिकारे खाली रह गए, दुकानदारों की कमाई रुक गई। सेब के बाग हो या हस्तशिल्प, सब पर असर पड़ा। लोग मेहनत करना चाहते थे, लेकिन हालात ने मौका ही नहीं दिया। गरीबी बढ़ी, गुस्सा बढ़ा। कश्मीर ने अपने लोग खोए। हजारों जाने गई। सुरक्षा बल, आम नागरिक, पंडित, मुसलमान, किसी को नहीं बख्शा गया। परिवार उजड़ गए। कई घरों में आज भी किसी की तस्वीर दीवार पर टंगी है जो कभी वापस नहीं आया। मौत रोजमर्रा की खबर बन गई। कश्मीर ने आपसी भरोसा खोया। जो समाज साथ जीता था वो बंट गया। शक ने रिश्तों को तोड़ दिया। पड़ोसी पड़ोसी से डरने लगा। जो भरोसा पीढ़ियों में बना था वो कुछ सालों में टूट गया, और भरोसा टूटे तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कश्मीर ने अपनी पहचान खोई। बाहर की दुनिया में कश्मीर को उसकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि हिंसा से जाना जाने लगा। आम कश्मीरी को हर जगह सफाई देनी पड़ी कि वो आतंकवादी नहीं है। ये बोझ सालों तक ढोना पड़ा। सबसे बड़ी बात, कश्मीर ने अपना भविष्य खोया। जिन वादों के नाम पर बंदूक उठी वो कभी पूरे नहीं हुए। न आजादी आई, न खुशहाली, सिर्फ कब्रें बढ़ी, डर बढ़ा और नुकसान बढ़ा। आतंकवाद ने किसी को कुछ नहीं दिया, सब कुछ छीन लिया। आज कश्मीर धीरे धीरे संभलने की कोशिश कर रहा है। लोग शांति चाहते हैं, काम चाहते हैं, सामान्य जिंदगी चाहते हैं, लेकिन जो खो गया वो आसानी से वापस नहीं आता, क्योंकि आतंकवाद सिर्फ जान नहीं लेता, वो एक जगह की आत्मा छीन लेता है। आज की राजनीति में कश्मीर की सच्चाई अक्सर जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। किसी के लिए ये वोट का मुद्दा है, किसी के लिए राष्ट्रवाद दिखाने का तरीका, और किसी के लिए सिर्फ एक बहस का विषय। लेकिन जो लोग कश्मीर से उजड़े, जिनकी जिंदगी वही रुक गई, उनकी पीड़ा आज भी हाशिए पर है। राजनीति ने इस मुद्दे को सुलझाने से ज्यादा भुनाने का काम किया है। सच ये है कि हर सरकार ने अपने हिसाब से कहानी बनाई, लेकिन जमीन पर रहने वाले लोगों की जिंदगी बहुत कम बदली। कुछ नेता कश्मीरी पंडितों के दर्द को तब याद करते हैं जब कैमरे सामने होते हैं, भाषण होते हैं, वादे किए जाते हैं,
लेकिन स्थायी समाधान आज भी अधूरा है। वापसी की बात होती है, लेकिन सुरक्षा, रोजगार और भरोसे की ठोस व्यवस्था नहीं दिखती। दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल आतंकवाद की सच्चाई को मानने से बचते हैं ताकि उनका वोट बैंक नाराज न हो। यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि राजनीति ने सच को पूरा नहीं, टुकड़ों में बोला। आज की राजनीति में आम कश्मीरी मुसलमान भी सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गया है। कभी उसे आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है, कभी उसे सिर्फ पीड़ित कहकर छोड़ दिया जाता है। उसकी असली समस्या नौकरी, शिक्षा, डर और असुरक्षा, इन सब पर गंभीर और ईमानदार राजनीति बहुत कम दिखती है। सच ये है कि आतंकवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान उसी आम मुसलमान का किया, लेकिन उसकी आवाज भी राजनीति के शोर में दब गई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी राजनीति ने जीत और हार की बहस ज्यादा की और भरोसा बनाने की कोशिश कम। कानून बदले, नक्शे बदले, लेकिन दिलों में जो दरार पड़ी थी वो अपने आप नहीं भरी। सच्चाई यह है कि केवल कानून बदलने से जमीन की सच्चाई नहीं बदलती। जब तक इंसान को सुरक्षा और सम्मान महसूस नहीं होगा, तब तक कागजी फैसले अधूरे रहेंगे। आज सोशल मीडिया ने सच्चाई को और उलझा दिया है। आधी बातें, अधूरे वीडियो और गुस्से भरे नारे लोगों को सच्चाई से दूर ले जा रहे हैं। कोई पूरी कौम को दोषी ठहराता है तो कोई आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश करता है, जबकि सच इन दोनों के बीच कहीं है, जहां अपराधी अपराधी है और मासूम मासूम। आज की राजनीति की सबसे बड़ी नाकामी यही है कि उसने सच को जोड़ने के बजाय बांटने का औजार बना लिया है। कश्मीर का जख्म तभी भरेगा जब राजनीति सच को डर के बिना बोलेगी, पूरी सच्चाई, न कि सुविधा के हिसाब से चुनी हुई सच्चाई। और यही वजह है कि आज भी सवाल जिंदा है, क्या राजनीति कभी कश्मीर को मुद्दा नहीं, इंसान समझ पाएगी? इस्लामी कट्टर सोच को समझने के लिए एक अलग सवाल पूछना जरूरी है। जब बंदूक उठी, तब उसे सही ठहराने के लिए दिमाग में क्या भरा गया? कश्मीर में जो कट्टर इस्लामी सोच फैली, वो सीधे हिंसा से शुरू नहीं हुई। वो पहले नैतिकता के नाम पर आई। लोगों से कहा गया कि तुम सही हो, बाकी सब गलत है। ये बहुत खतरनाक मोड़ था। जब किसी इंसान को ये यकीन दिला दिया जाए कि वो सिर्फ मजहब के कारण सही है, तो उसके बाद उसे किसी भी हद तक ले जाना आसान हो जाता है। इस सोच का दूसरा एंगल था पीड़ित होने का स्थायी भाव। हर घटना, हर परेशानी को एक ही चश्मे से दिखाया गया। हमारे साथ ही हमेशा जुल्म होता है। इसमें सच्चाई के कुछ हिस्से थे, लेकिन पूरी कहानी नहीं थी। इस अधूरी सच्चाई को इतना दोहराया गया कि लोगों को लगने लगा कि हिंसा ही जवाब है। जब इंसान खुद को हमेशा पीड़ित मान लेता है, तो वो अपने किए अपराध को भी न्याय समझने लगता है। एक और गहरा एंगल था शर्म और दबाव की संस्कृति। जो लोग हिंसा के खिलाफ थे, उन्हें चुप कराया गया। उनसे कहा गया कि अगर तुम हमारे साथ नहीं हो, तो तुम हमारे दुश्मन हो। ये सोच इतनी गहरी बैठी कि आम मुसलमान खुलकर आतंकवाद के खिलाफ बोल ही नहीं पाया। डर सिर्फ सरकार का नहीं था, डर अपने ही समाज से था। कट्टर इस्लामी सोच ने एक और चाल चली। उसने धर्म को सवाल से ऊपर बैठा दिया। सवाल पूछना गुनाह बना दिया गया। अगर कोई पूछता कि किसके मारे जाने से हमें क्या मिला, तो उसे गद्दार कहा गया। इस तरह सोच को जांचने की आदत ही खत्म कर दी गई। और जहां सवाल मर जाते हैं, वहां अंधापन पैदा होता है। इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि इसने इस्लाम और हिंसा को एक ही वाक्य में जोड़ दिया। इससे पूरी दुनिया में कश्मीर और मुसलमान दोनों की छवि खराब हुई। आम कश्मीरी मुसलमान, जो न हिंसा चाहता था न बंदूक, वही सबसे ज्यादा शक के घेरे में आ गया। यानी इस सोच ने अपने ही लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब एक अलग और कड़वी सच्चाई, इस्लामी कट्टर सोच ने लोगों को भविष्य से काट दिया। पढ़ाई बेकार लगी, नौकरी बेकार लगी, क्योंकि कहा गया कि असली मकसद कुछ और है। एक पूरी पीढ़ी को यह सिखाया गया कि बंदूक ताकत है,
जबकि असल ताकत दिमाग होती है। जब हिंसा थमी, तब हाथ में कुछ नहीं बचा, न हुनर, न रोजगार, न भरोसा। आज ये सोच पूरी तरह मरी नहीं है, लेकिन पहले जितनी ताकतवर भी नहीं है। फर्क इतना है कि अब ये खुले मैदान में नहीं, बल्कि दिमागों में जिंदा रहने की कोशिश करती है। आज भी कुछ लोग पुराने जख्म को रेत कर उसी आग को फिर जलाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें शांति से नहीं, टकराव से फायदा है। और सबसे अहम बात, इस सोच से लड़ाई बंदूक से नहीं, सच से होती है। जब सच बोला जाता है, पूरा सच, तो कट्टर सोच कमजोर पड़ती है। यही वजह है कि सच बोलना जरूरी है, चाहे वो किसी को असहज ही क्यों न करे। क्योंकि अगर झूठ ने कश्मीर को जला दिया, तो सच ही उसे ठंडा कर सकता है। आज की नई पीढ़ी उस दौर को जीकर नहीं देखी है, जिसमें कश्मीर ने सबसे ज्यादा खून और डर देखा। आज का युवा 90 के दशक की लाशें नहीं देखता। उसने रात में नाम लेकर की गई हत्याएं नहीं सुनी। उसने पलायन की वो भागती भीड़ अपनी आंखों से नहीं देखी। उसके लिए वो सब इतिहास है, कहानी है, या सोशल मीडिया की कोई पोस्ट। यही सबसे बड़ा फर्क है, और यही सबसे बड़ा खतरा भी। आज की पीढ़ी बंदूक की आवाज से ज्यादा मोबाइल की स्क्रीन से प्रभावित होती है। सोच अब मस्जिद या मैदान में नहीं, वीडियो, रील और पोस्ट के जरिए फैलती है। अगर पहले नफरत भाषणों से फैलाई जाती थी, तो आज वो आधे सच, भावनात्मक वीडियो और चुनी हुई तस्वीरों से फैलाई जाती है। नई पीढ़ी को पूरा सच नहीं दिखाया जाता, उसे वही दिखाया जाता है जो गुस्सा पैदा करे। लेकिन आज का युवा पूरी तरह अंधा भी नहीं है। वो सवाल पूछता है, इतने साल की लड़ाई से हमें मिला क्या? हमें नौकरी क्यों नहीं मिली? हम आज भी पीछे क्यों हैं? ये सवाल पहले की पीढ़ी नहीं पूछ पाई थी, या पूछने नहीं दिए गए। यही वजह है कि आज की पीढ़ी के पास एक मौका है, गलती दोहराने से पहले सोचने का। फिर भी खतरा खत्म नहीं हुआ है। आज भी कुछ लोग नई पीढ़ी को वही पुराना जहर नए पैकेट में दे रहे हैं। नाम बदले हैं, तरीके बदले हैं, लेकिन मकसद वही है, गुस्सा जिंदा रखना। उन्हें शांति से नहीं, टकराव से फायदा है। नई पीढ़ी को बताया जाता है कि उसकी सारी समस्याओं की वजह कोई और है, ताकि वो अपने असली सवाल भूल जाए। एक और सच्चाई यह है कि आज की पीढ़ी दो तरफ से दबाव में है। एक तरफ राजनीति है, जो उसे प्रतीक बनाना चाहती है। दूसरी तरफ कट्टर सोच है, जो उसे हथियार बनाना चाहती है। इन दोनों के बीच आम युवा फंसा हुआ है। उसे रोजगार चाहिए, सम्मान चाहिए और एक सामान्य जिंदगी चाहिए, लेकिन उसे बार बार संघर्ष की कहानी सुनाई जाती है। क्या नई पीढ़ी वही गलती दोहराएगी? जवाब सीधा नहीं है। अगर उसे अधूरा सच मिलता रहा, अगर डर और गुस्से को पहचान बना दिया गया, अगर सवाल पूछने पर उसे चुप कराया गया, तो हां, गलती दोहराई जा सकती है। लेकिन अगर नई पीढ़ी पूरे सच को देखे, अगर वो समझे कि हिंसा ने किसे क्या दिया और किससे क्या छीना, अगर वो बंदूक नहीं, दिमाग को ताकत माने, तो वही पीढ़ी कश्मीर का सबसे बड़ा बदलाव भी बन सकती है। असली लड़ाई नई पीढ़ी के हाथ में बंदूक देने की नहीं है। असली लड़ाई उसके दिमाग में सच रखने की है, और यही तय करेगा कि आने वाले साल इतिहास दोहराएंगे या इतिहास से कुछ सीखेंगे। कश्मीर की कहानी में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली चीज अगर कोई है, तो वो है डर। ये डर सिर्फ गोलियों का नहीं था, ये डर अकेले पड़ जाने का था। लोग जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये भी जानते थे कि अगर बोले तो अगला नंबर उनका हो सकता है। यही डर धीरे धीरे आदत बन गया। जब डर आदत बन जाए, तो इंसान चुप रहना सीख लेता है। ये चुप्पी सिर्फ आम लोगों की नहीं थी, ये चुप्पी समाज की थी, नेताओं की थी, बुद्धिजीवियों की थी। बहुत कम लोग खुले तौर पर बोले कि पड़ोसी को डराकर भगाना गलत है। बहुत कम लोगों ने कहा कि मजहब के नाम पर हिंसा गुनाह है। ज्यादातर ने खामोशी को ही सुरक्षा समझ लिया। लेकिन ये चुप्पी ही आगे चलकर सबसे बड़ा अपराध बन गई। डर ने लोगों को इंसान से पहले समूह बना दिया। कोई ये नहीं देख पाया कि सामने वाला कौन है, उसका कसूर क्या है।
बस इतना काफी था कि वो अलग है। यही वो जगह थी जहां इंसानियत हार गई। अगर उस समय ज्यादा लोग खड़े होते, ज्यादा आवाज उठती, तो शायद इतिहास थोड़ा अलग होता। लेकिन डर ने सबको अलग अलग कर दिया। अब बात माफी की। कश्मीर में माफी की सबसे बड़ी कमी रही है। असली, खुली, बिना शर्त माफी। आज तक बहुत कम लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि जो हुआ वो गलत था। बयान आए, सफाई दी गई, तर्क दिए गए, लेकिन माफी नहीं आई। बिना माफी के जख्म भरते नहीं, वे बस ढक दिए जाते हैं। माफी का मतलब कमजोरी नहीं होता। माफी का मतलब होता है सच को स्वीकार करना। ये कहना कि हां, हमारे समाज से गलत हुआ और हम उसे दोहराना नहीं चाहते। जब माफी नहीं आती तो भरोसा नहीं बनता, और बिना भरोसे के वापसी, मेल मिलाप या आगे बढ़ना सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है। सरकार की भी अपनी चुप्पी रही। कई बार देर से बोली, कई बार अधूरी बोली। पीड़ितों की बात सुनी गई, लेकिन पूरी नहीं। दोषियों पर कार्रवाई की बात हुई, लेकिन उदाहरण बहुत कम बने। इससे यह संदेश गया कि इंसाफ जरूरी नहीं, सुविधा ज्यादा जरूरी है। यह संदेश समाज के लिए बहुत खतरनाक होता है। आज अगर हम पूछें कि सबसे ज्यादा कमी किसकी रही, तो जवाब तीनों की है। डर ने लोगों को तोड़ा, चुप्पी ने गलत को ताकत दी, और माफी की कमी ने जख्मों को जिंदा रखा। जब तक डर से ऊपर उठकर सच नहीं बोला जाएगा, जब तक चुप्पी को तोड़कर गलत को गलत नहीं कहा जाएगा, और जब तक दिल से माफी नहीं मांगी जाएगी, तब तक कश्मीर की कहानी पूरी नहीं होगी। क्योंकि शांति सिर्फ गोलियों के रुकने से नहीं आती। शांति सच, स्वीकार और माफी से आती है। 1990 की सर्दियों में कश्मीर घाटी में जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ था। ये कई सालों से तैयार हो रही एक जहरीली सोच का नतीजा था। बाहर से देखने पर कश्मीर सुंदर, शांत और भाईचारे की मिसाल लगता था, लेकिन अंदर हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे थे। राजनीति ने लोगों को बांटना शुरू कर दिया था और मजहब को हथियार बना लिया गया था। आम कश्मीरी मुसलमान रोजी, इज्जत और पहचान की लड़ाई में उलझा हुआ था। वहीं कुछ कट्टर लोग इस हालात का फायदा उठाकर युवाओं के दिमाग में जहर भर रहे थे। इस पूरी कहानी में सरकार की नाकामी सबसे बड़ी सच्चाई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने समय रहते खतरे को समझा नहीं, या समझकर भी गंभीरता नहीं दिखाई। 1987 के चुनावों में धांधली हुई, ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। इससे कश्मीर के युवाओं में गुस्सा भरा, लेकिन उस गुस्से को लोकतंत्र की तरफ मोड़ने के बजाय उसे बंदूक की तरफ धकेल दिया गया। सरकार ने न तो ईमानदारी से संवाद किया, न ही जमीन पर हालात संभालने के लिए मजबूत कदम उठाए। इसी बीच पाकिस्तान की भूमिका साफ दिखाई देती है। सीमा पार से ट्रेनिंग, हथियार और पैसा आने लगा। कुछ संगठनों ने खुलेआम ये कहना शुरू कर दिया कि कश्मीर को इस्लामिक राज्य बनाना है। यहीं से इस्लामी कट्टर सोच ने जड़ पकड़नी शुरू की। ये आम इस्लाम नहीं था, ये वो सोच थी जो कहती थी कि जो हमारे साथ नहीं वो दुश्मन है। इसी सोच ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। 1990 की शुरुआत में डर का ऐसा माहौल बनाया गया कि कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी में रहना नामुमकिन हो गया। रातों में मस्जिदों से धमकियां दी गई, पोस्टर लगाए गए, नाम लेकर हत्याएं की गई। ये सब अचानक नहीं था, ये योजनाबद्ध था। सच बोलना जरूरी है, ये केवल हालात का दबाव नहीं था, बल्कि एक संगठित हिंसा थी। इसमें शामिल लोग मुसलमान थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मुसलमान दोषी था। कई मुसलमान डर गए थे, कई चुप रहे और कुछ ने मदद भी की। लेकिन जो चुप रहा, उसकी चुप्पी ने भी इस अपराध को ताकत दी। कश्मीरी पंडित अपना घर, जमीन, मंदिर, स्कूल सब कुछ छोड़कर निकल गए। वे किसी ऐश में नहीं गए, वे शरणार्थी बने। जम्मू के कैंपों की जिंदगी बेहद दर्दनाक थी। टेंटों में रहना, गर्मी में जलना, सर्दी में ठिठुरना, बीमारियां, बेरोजगारी और अपमान,
ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गया। जो लोग कभी पढ़े लिखे, सम्मानित नागरिक थे, वे राशन की लाइन में खड़े कर दिए गए। इस विस्थापन का मानसिक असर आज भी खत्म नहीं हुआ है। बच्चों ने अपने माता पिता को टूटते देखा, बुजुर्गों ने अपने जीवन की मेहनत को मिट्टी में मिलते देखा। ये दर्द टीवी डिबेट में नहीं दिखता, ये आंकड़ों में नहीं दिखता। ये दर्द चुप रहता है, लेकिन पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। अब सवाल उठता है, इस्लामी सोच की भूमिका क्या थी? सच यही है कि कट्टर इस्लामी विचारधारा ने कश्मीर को बर्बाद किया। ये सोच कहती थी कि कश्मीर केवल मुसलमानों का है और बाकी सब बाहरी है। इसी सोच ने पड़ोसी को दुश्मन बनाया और बंदूक को धर्म का औजार बना दिया। ये सोच इस्लाम की असली शिक्षाओं से अलग थी, लेकिन इसे इस्लाम के नाम पर फैलाया गया। आज सवाल है, क्या ये सोच खत्म हो चुकी है? जवाब है, पूरी तरह नहीं। खुलेआम हिंसा कम हुई है, लेकिन जहर पूरी तरह साफ नहीं हुआ। कुछ लोग आज भी इसी सोच को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए, नफरत के जरिए, झूठी कहानियों के जरिए। 30 साल बाद भी वापसी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि भरोसा टूट चुका है। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, सुरक्षा और सम्मान से बनता है। जब तक ये भरोसा नहीं लौटेगा, वापसी केवल कागजों में होगी। इस पूरी कहानी में आम कश्मीरी मुसलमान भी फंस गया। आतंकवाद ने उसका भी भविष्य छीना। स्कूल बंद हुए, रोजगार खत्म हुआ, सेना और आतंकियों के बीच आम आदमी पिस गया। कश्मीर ने पर्यटन खोया, शिक्षा खोई और सबसे बड़ी चीज, अपनी पहचान खो दी। आतंकवाद ने कश्मीर को कुछ नहीं दिया, सिर्फ छीना। घर छीने, सपने छीने, इंसानियत छीनी। और आखिर में वही सवाल बचता है, इतना सब खोने के बाद भी क्या हम सच बोलने से डरते रहेंगे या सच स्वीकार करके ही आगे बढ़ेंगे? अगर आपको ये कहानी सच लगी हो, अगर आपको लगा हो कि इसे बिना डर और बिना मिलावट के कहा गया है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है कि हम ऐसी ही सच्ची और अनसुनी कहानियां आप तक लाते रहें। अगर कोई ऐसा विषय है जिसे आप सुनना चाहते हैं, कोई मामला, कोई घटना या कोई सच्चाई जिस पर अब तक खुलकर बात नहीं हुई, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हम उस पर पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। धन्यवाद। सुनने के लिए, समझने के लिए और सच के साथ खड़े रहने के लिए।